बोर्ड 12th एग्जाम फरवरी 2025 के हिंदी के टॉप 5 सब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे जो हर साल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महाकवि भूषण ने अपनी कविता में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। जो महाकवि भूषण है वो अपनी कविता में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, श्री रामचंद्र, पवन, परशुराम, जंगल की आग, शेर, चीता यानी सूर्य और कृष्ण से की है। ठीक है, यानी जो कवि भूषण है वो शिवाजी की तुलना इंद्र से करते हैं, श्री रामचंद्र जी से करते हैं, पवन से करते हैं, शिव से करते हैं, परशुराम से करते हैं, जंगल की आग से करते हैं, शेर, चीता और सूर्य तथा कृष्ण से करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये इसमें है कि प्रातः काल का नभ कैसा था, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्रातः काल का नभ बिल्कुल नील राख के समान स्वच्छ था। बिल्कुल कैसा था? नील राख के समान स्वच्छ था। कौन? प्रातः काल का नभ। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजला हल्के तीखी आवाज में झांकता सा नजर आता है। ठीक है, यानी प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीली राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजला हल्के तीखी आवाज में झांकता सा नजर आता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 3 को देखेंगे, छत्रसाल की तलवार कैसी है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह प्रलय सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी। ठीक है, वह शत्रु के समूह के झुंड को इस प्रकार मार डालती थी जिस प्रकार रवि किरणें यानी सूर्य की किरणें सघन अंधकार को फाड़ देती है। ठीक उसी प्रकार छत्रसाल की जो चमचमाती तीक्ष्ण तलवार थी वो शत्रुओं के सिर को धड़ से अलग कर देती थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि गाय किसकी ओर दौड़ पड़ी, तो इसका उत्तर लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। गाय किसकी ओर दौड़ पड़ी, तो इसका उत्तर देखेंगे कि गाय अपनी गौशाला से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। ठीक है, जो गाय थी वो गौशाला की तरफ अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इस साल भी आने की बहुत संभावना है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में है कि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक में हरचरना एक गरीब छात्र है जो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। बस इतना ही आपको लिखना है कि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक में हरचरना एक गरीब छात्र है जो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका उत्तर देखकर आप ये मत सोचिए कि ये एक लाइन से हमको 2 अंक कैसे मिलेगा। तो भूगोल में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जो केवल 2 ही शब्द लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण हम दे रहे हैं कि जैसे 2 रोपण फसलों के नाम लिखें तो केवल 2 रोपण फसल का नाम लिख देने से ही भूगोल में आपको 2 अंक मिल जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा उसका उत्तर आपको उसी हिसाब से देना है। ठीक है, तो केवल इसमें पूछा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो आपको लिखना है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है, तो 2025 के लिए इसको आपको कंप्लीट कर ही लेने हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देख ही लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको याद हो, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कहीं इधर उधर हो या जो कमज़ोर छात्र हो जिनको अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो ख़त्म होते होते इसमें जितना प्रश्न लिए हैं सब प्रश्न आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले देखने से पहले हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो देखिए मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार नहीं किया था तो उस समय वे जंगलों में शिकार करते थे,
यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के। लेकिन जैसे ही मानव ने कृषि का आविष्कार किया, जैसे ही मानव ने कृषि का आविष्कार किया तो वहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। पुरुष जो था वो घर के बाहर रहने लगा और स्त्रियां घर के अंदर रहने लगी। यानी पुरुष का जो कार्य क्षेत्र था वो असीमित होते चला गया, यानी बढ़ते चला गया, और स्त्रियों का जो कार्य था केवल घरों तक ही, घरेलू कामों में ही सिमट करके रह गया। तो यहाँ से ही नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। तो आपको सिंपल लिखना है कि मानव जाति ने कृषि का जब आविष्कार किया तो वहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। पुरुषों का जीवन या उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया, बढ़ता चला गया, और स्त्रियों का जीवन सीमित हो गया, केवल घरेलू कामों में ही सिमट करके रह गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तर में लिखेंगे कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार, यहाँ किसी का नहीं कृषि होगा, ठीक है, गलत टाइपिंग हुआ है, कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर और पुरुष बाहर रहने लगा। यानी नारी जो थी वो घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई थी। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया। कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे कि भ्रष्टाचार का जड़ का मुख्य कारण है इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है, यही भ्रष्टाचार की जड़ है। इलेक्शन का जो खर्च है और चुनाव का खर्च है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मेन जो भ्रष्टाचार की जड़ है यही है। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और दूसरी तरफ ब्लैक मार्केटिंग तथा चुनावों के लिए पैसे लोगों से उठाकर इकट्ठा करेंगे। ये क्या है? भ्रष्टाचार का जड़। नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुंती का परिचय दे, तो इसका उत्तर देखेंगे कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती एक प्रमुख पात्र है। जो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी है उसमें जो कुंती है वो मुख्य पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। जो सिपाही की मां है कुंती, वो अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर क्या हुई है? प्रस्तुत हुई है। कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन फिर भी थोड़े में उसे आंका नहीं जा सकता है। विष्णु के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में विस्तार से दिखाई पड़ती है। बस कुंती का परिचय में आप इतना लिख सकते हैं, ये 2 अंक का है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया? हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर देखेंगे कि हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को झाड़ू लगाने का आदेश दिया। हेडमास्टर साहब जो थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या किए? झाड़ू लगाने का आदेश दिए। विद्यालय के प्रथम दिन हेडमास्टर ने उन्हें समूचे विद्यालय प्रांगण में झाड़ू लगाने का आदेश दिया था। ठीक है, ये प्रथम देने होगा, न देने लिखा हुआ है, दिन होगा। दूसरे दिन यही घटना घटी, पूरे दिन झाड़ू लगाते रहा। तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। उस दिन भी हेडमास्टर और अधिक क्रूरता से पेश आया। ठीक है, और पूरे दिन झाड़ू लगाने को आदेश दे दिया। यानी इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि हेडमास्टर जो कलीराम थे उन्होंने बालक ओम प्रकाश को केवल झाड़ू लगाने का ही आदेश दिया। जब वो विद्यालय के प्रथम दिन गया तो भी हेडमास्टर ने उन्हें समूचे विद्यालय में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। दूसरे दिन भी यही घटना घटी, पूरे दिन वह झाड़ू लगाते रहा। तीसरे दिन जा करके कक्षा में चुपचाप बैठ जाता है बालक ओम प्रकाश। ठीक है, उसी दिन हेडमास्टर और अधिक क्रूरता से, ठीक है, या क्रोधित होकर के पेश आते हैं ओम प्रकाश से, बालक ओम प्रकाश से, और पूरे दिन झाड़ू लगाने का आदेश दे देते हैं। ये क्वेश्चन 5 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। यानी जीवन में अनुभव के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे जो किसी न किसी रूप से भयभीत होते ही रहते हैं। ठीक है,
गहराई से इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। क्वेश्चन को देखेंगे, व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और उनका भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति है। ठीक है, इसको बिल्कुल सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं, आपको देखने से ही याद हो जाएगा व्यवहारिक राजनीति क्या है। हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें से याद हो, लेकिन अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो इस वीडियो को देखकर आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। तो इसको हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और उनका भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति कहलाती है। ठीक है, स्वर की खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पंच परमेश्वर का अर्थ पंच परमेश्वर का रूप होता है। पंच परमेश्वर का जो अर्थ है वो क्या है? पंच परमेश्वर, जो पंच होता है वो परमेश्वर यानी भगवान का रूप होता है। पंच परमेश्वर का अर्थ आपको लिखना है कि जो पंच होते हैं वो परमेश्वर अर्थात स्वयं भगवान के रूप होते हैं। वस्तुतः पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेत और सतर्क रहता है। ठीक है, यहाँ सचेत लिखेंगे। ठीक है, सचेत यानी जो पंच के पद पर विराजमान होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो दायित्व होता है वो पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करता है और बिल्कुल सतर्क रहता है, इसीलिए लोग उसे पंच के रूप में भगवान मानते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता सीता श्री राम से बात नहीं की तो वो इस भवसागर से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तुलसी के हृदय में मन में डर है कि यदि उनके बारे में माता सीता श्री राम से अगर बात नहीं करती हैं तो वो इस संसार के भवसागर से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं, तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में श्री राम से कुछ कहेंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तिरछी क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तिरछी एक विषैला प्राणी होता है जिसके काटने पर मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है। जो तिरछी है एक विषैला क्या है? प्राणी है, और जिसके काटने पर मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पाठ में वर्णित तिरछी संभवतः एक विषैला जंतु नहीं अपितु मानव की हिंसात्मक पाश्विक प्रवृत्तियां का प्रतीक है। यानी पाठ में जो वर्णित तिरछी है वो क्या है? विषैला जंतु नहीं है, बल्कि मानव की हिंसात्मक जो पाश्विक वृत्तियां है उसी का प्रतीक है। क्या? तिरछी। ठीक है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? यानी कवि भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चिता, सिंह यानी मृगराज, कृष्ण आदि से की है। जो कवि भूषण हैं वो शिवाजी की तुलना इंद्र से करते हैं, राम से करते हैं, परशुराम से करते हैं, चीता से करते हैं, सिंह से करते हैं, कृष्ण से करते हैं। ठीक है, चलिए पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हृदय का बात का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर देखेंगे कि घनघोर कोलाहल, अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना और उसे आराम देना है। यानी इस दुनिया के घनघोर कोलाहल में अशांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य क्या है? मस्तिष्क को शांति पहुंचाना और उसे आराम देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? ये हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 के लिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर में देखेंगे हम लोग कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि सभी जगह सामान्य जनता पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि सभी जगह पर सामान्य जो जनता है पूंजीवादी व्यवस्था से क्या है? आतंकित है। ठीक है, जनता के हाथों का काम और मुंह की रोटी छीनी जा रही है।
जनता के हाथों का काम और मुंह की रोटी छीनी जा रही है। जनता अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हिंसात्मक रूप का धारण कर रही है। यही समुचित दुनिया में जन जन का युद्ध चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि नीले जल में किसकी गौरदें हिल रही है, उषा शीर्षक कविता पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। नीले आकाश में जो सूर्य की किरणें हैं सुबह के समय में झिलमिल कर रही है, मानो कि नीले जल में किसी गौरांगों का गौर शरीर हिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब पुरुष अपने कार्य को महत्व देता है तो नारी भी उसी कार्य में अपनी भूमिका निभा सकती है। कोई भी पुरुष हो जब अपने कार्य को वह महत्व दे तो उसी कार्य में नारी भी अपने आप की भूमिका को निभा सकती है। यह समानता और सहयोग का प्रतीक है। यह समानता और सहयोग का प्रतीक है। समाज में जब नारी को सभी समान अवसर मिलते हैं तो वह भी पुरुष के समान अपने कर्म क्षेत्र में सक्रिय हो जाती है और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उस काम को करती है। ठीक है, तो इसके अनुसार सुरक्षा क्या है? लेखक के अनुसार सुरक्षा क्या है? डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? जो लेखक हैं वो डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको याद हो, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आपको कि बिल्कुल यहाँ देखने से ही आपको कंप्लीट हो जाए, याद हो जाए, दिमाग में छप जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग कि लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से कंप्लीट करना है कि लेखक कहते हैं कि जो सुरक्षा है वो कहाँ है? सूरज की रोशनी में है। मुश्किलों का डट कर सामना करने, यानी सुरक्षा जो है वो मुश्किलों का डट कर सामना करने, लड़ने में, डटने में है। ठीक है, इस प्रकार लेखक कहते हैं कि जो सुरक्षा है वो सूरज की रोशनी में है। अपनी डायरी में अपनी सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहते हैं। जो लेखक हैं अपनी डायरी में अपनी सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहते हैं। बस इतना ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष के गुण क्या हैं? पुरुष के गुण क्या हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। यानी जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनमें धैर्य होती है, गंभीरता होती है, स्वाभिमान होता है, साहस होता है, इत्यादि उनमें गुण मौजूद होते हैं। किनमें? एक सच्चे वीर पुरुष में। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पुंडलिक जी भितहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। जो पुंडलिक जी थे वो क्या थे? भितहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था। किसको? पुंडलिक जी को किसने बुलाया था? गांधी जी ने बुलाया था। कब बुलाया था? 1917 ईस्वी में बुलाया था। और कहाँ से बुलाया था? बेलगांव से बुलाया था। तो आपको यहाँ कंप्लीट करना है इस पॉइंट को कि गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से सन 1917 में बुलाया था और वे भितहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। शिक्षा देने और ग्रामीणों के भयारोहण के लिए पुंडलिक जी ने सच्चे दिल से मानने वाले बड़े निर्भय पुरुष थे। शिक्षा देने के साथ साथ जो ग्रामीण लोगों में भय था उनको दूर करने तथा गांधी जी के जो आदर्श थे उनको सच्चे दिल से मानने वाले पुंडलिक जी बड़े ही निर्भय पुरुष थे। बस इसको आपको इतना याद रखना है कि पुंडलिक जी भितहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे और गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 1917 में बुलाया और शिक्षा देने के उद्देश्य से बुलाया। और उसके साथ ही वे ग्रामीण में जो भय की समस्या थी उनको क्या की? उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, और वे गांधी जी के आदर्शों को बड़े सच्चे दिल से मानते थे और वे निर्भय पुरुष थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मालती के पति का परिचय दें।
मालती के पति का परिचय दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। ये जो महेश्वर है वो किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। क्या है? महेश्वर डॉक्टर है। कहाँ? किसी पहाड़ी कस्बे में। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि वह रोज डिस्पेंसरी उसका जाना है, यानी वह प्रतिदिन डिस्पेंसरी में जाता है, मरीजों को देखता है और गैंग्रीन का बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन करता है। वह थक कर फिर है और प्रतिदिन महेश्वर की यही दिनचर्या होती है। बस इतना ही तो आपको लिखना है मालती का परिचय में। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है कि जो बिस्नी है, बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? मानक की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा इसलिए है कि वह जल्दी घर वापस आकर अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। प्रतीक्षा इस बात को लेकर है मुन्नी और बिस्नी को कि वो घर जल्दी आए और अपने बहन के हाथ पीले कर दे, यानी उसकी शादी करे। ठीक है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि वे डाकिये की राह मानक की चिट्ठी की आशा में देखती है, यानी वे डाकिये की राह देखती है, रास्ता देखती है कि मानक की चिट्ठी कब आए और इस आशा भरी निगाहों से वो उसकी चिट्ठी का